प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सड़क, रेल, विद्युत और जल क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाओं की दी सौगात। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख का भी किया वितरण। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है बल्कि देश का गौरव। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए 400 और अकेला कमल का निशान 370 सीटों का आंकड़ा करेगा पार। लूट और फूट को बताया कांग्रेस का ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग अमृत काल में करोड़ों लोगों में कर रहा है आशा का संचार। महिला अधिकारों के प्रयासों से जन जन को जोड़ना महर्षि दयानंद को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस दिल्ली से लेकर हुई रवाना। हल्द्वानी में होगी पूछताछ। दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पुलिस की 12 टीमें की गई हैं गठित। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश ने जनता का मिजाज दिखा दिया है। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दरबार में योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ मंत्रियों और विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के प्रत्यक्ष दर्शन को बताया सौभाग्य की बात। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली ड्राफ्ट बनाने की कवायद शुरू। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2004 विधेयक को विधानसभा से मिल चुकी है मंजूरी। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत जारी। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 22 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 96 रन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनसे क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। पीएम ने जिन रेल परियोजनाओं का उपहार दिया, उनसे रेल अवसंरचना को मजबूत करने की में मदद मिलेगी और साथ ही लोगों को बहुत आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का भी शिलान्यास किया। ये पहल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने मध्य प्रदेश में 3275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवन, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजे लोकसभा के परिणामों का मिजाज पहले ही बता चुके हैं। पीएम ने कहा कि अब तो विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि 24 में एनडीए का 400 पार होगा। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं 24 में 400 पार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में 100 ही एकलव्य स्कूल खोले थे, जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के कल्याण को अपना संकल्प बताया। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। यह समारोह गुजरात के मोरबी में स्थित स्वामी जी की जन्मस्थली टंकारा में हुआ। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक अलग प्रभाव है। पीएम ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के मन में भारत को लेकर जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। पीएम ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी के लिए महर्षि दयानंद जी के संदेश को याद किया। महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है।
कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना, ये आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उत्तराखंड की बात करें तो वहां से एक बड़ी खबर सामने आई। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस दिल्ली से लेकर हल्द्वानी रवाना हुई है। अब्दुल मलिक से हल्द्वानी में पूछताछ होगी। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब्दुल मलिक का किरदार काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद नैनीताल पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। प्रशासन ने दूध सप्लाई की व्यवस्था की है। कुछ इलाकों में छूट जरूर दी गई है, मगर हिंसा वाले इलाके में अब भी कर्फ्यू जारी है। इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 4 और कंपनियां मंगाई जा रही हैं ताकि कर्फ्यू क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए। समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों के विधायक इनमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्पीकर सतीश महाना ने सभी सदस्यों को रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर रामलला के दर्शन किए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण। राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, और उसके बाद से अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि लगातार जो वहाँ पर सिलसिला है
ये बदस्तूर जारी है दर्शन करने का और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा स्पीकर सतीश महाना समेत तमाम यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना राम मंदिर के दर्शन कर भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि वो राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा थे। मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि सपा के नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। किसी को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के विधानसभा से मंजूरी के बाद इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। समान नागरिक संहिता को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नियमावली ड्राफ्ट बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें 4 पदेन सदस्य भी हैं और समिति यूसीसी के प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को सुगमता से लागू करने के लिए तथ्यों का समावेश करेगी। उत्तराखंड सरकार एक्ट बनने के बाद यूसीसी को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा से पारित हो चुका है। विधेयक राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करना है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। कल पटना में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। उन्हें घर जाने से मनाही की गई है। वे अब फ्लोर टेस्ट यानी सोमवार तक तेजस्वी यादव के आवास में ही रहेंगे। सभी विधायकों के सामान अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंचने लगे हैं। विधायकों द्वारा घर से कंबल और कपड़ा दवाइयां मंगाई गई हैं। साथ ही आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला। डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधायक और संविधान का सम्मान करता है। बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि खेला तो हो गया, अब कोई खेला नहीं है। ये बयान भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने विधायकों को बंद करके रखा है और मोबाइल तक बंद कर दिए हैं, वो लोग डर रहे हैं और वही कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला है। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। इसे उनको ना डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं,
मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। अब वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से उनके निष्कासन पर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केसी वेणुगोपाल को बताना चाहिए कि कौन सी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं। वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? और वहीं उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठ बोलना और राम का अपमान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निष्कासन तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और वहीं उन्होंने कहा कि वे मुक्त हुए, अब वे नई ऊर्जा के साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। मैं आज मुक्त हुआ। आज के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को और मजबूत बनाने के लिए, भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकालने का पत्र जारी करते हुए उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। कांग्रेस की नीतियों के कारण देश लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था हो गई थी। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे। देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के मैसूरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
सुतूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से शत शत नमन। उन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर देश को आगे ले जाने का मार्ग दिखाया, जो विकसित भारत के निर्माण में भी प्रेरणा स्रोत बना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर एक नजर उनके जीवन सफर पर। तो आपको बता दें कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक होने के साथ साथ वो एक ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम को स्थापित किया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने पिलानी से इंटरमीडिएट करने के बाद स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कानपुर आ गए। साल 1937 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। एमए की पढ़ाई के लिए दीनदयाल जी आगरा आ गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान ही उनका परिचय नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगेड़े से हुआ, जिसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक रूप से समर्पित हो गए। 1955 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बन गए। पंडित दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। सन 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में से सहायता मांगी और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।